नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमी विषय में आज अगले चैप्टर पे बातचीत करेंगे और जिस चैप्टर पे हम लोग बातचीत करेंगे वो चैप्टर हम लोगों का IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो हम पहले आपको ये बता देते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस में तो महारत का काम करता ही है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। वनडे एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे मुद्दों पे इन पे एक एक लाइन में करके सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बारे में अभी बातचीत करूंगा। इसीलिए मैं अपने पढ़ाने के अंदाज को किसी इस क्रम में रखा हूँ कि किस तरह से हम आईपीआर टॉपिक को पढ़ते हैं, और उस तरह से अगर हम आईपीआर टॉपिक को पढ़ते हैं तो आईपीआर टॉपिक जो हम लोगों का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है, इस टॉपिक को हम लोग कैसे कवर करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हम लोग इस आईपीआर टॉपिक में जो सबसे पहले बातचीत करेंगे, हम लोग वो इंट्रोडक्शन पे बातचीत करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इसके साधन कौन कौन से हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, आईपीआर के कौन कौन से साधन है। इसमें हम लोग तमाम सारे साधन पढ़ेंगे, जैसे पेटेंट पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क पढ़ेंगे या सर्विस मार्क उसको कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में बातचीत करेंगे, इसी में हम लोग कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे, इसी में हम लोग ट्रेड ड्रेस के बारे में बातचीत करेंगे, इसी में हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे, जीआई टैग के बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे करके डब्ल्यूटीओ के 7 मानक और 2 अतिरिक्त मानक और होते हैं, 9 मानक के बारे में हम लोग ऐसे बातचीत करेंगे। फिर इस टॉपिक में जो अगला बात हमारा चलेगा वो ट्रेडिशनल कल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में चलेगा, और हम लोग यहाँ देखेंगे कि ट्रेडिशनल कल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके कोई देश किस तरह से उस पे प्रोडक्ट को बना के अपना पेटेंट लेता है, और पेटेंट लेने के बाद वो क्या करता है, चीजों को मार्केट में सप्लाई करता है। यानी कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विशेष करके भारत की ट्रेडिशनल कल्चर और नॉलेज का यूज विशेषकर अमेरिकन, जापान जैसे देश कैसे यूज करते हैं। फिर हम लोग जानेंगे इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या महत्व है, और इस आईपीआर की कहां तक आलोचना की जा सकती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको नेशनल आईपीआर पॉलिसी के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कि राष्ट्रीय आईपीआर नीति क्या है। तो यहाँ हम लोग 2016 की नीतियों पे चर्चा करेंगे, हालिया में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। फिर आईपीआर का संस्थागत ढांचा हम लोग देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल, इसके आईपीआर के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईपीआर। तो भारत के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे आईपीआर का संस्थापक ढांचा क्या है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है। उसके बाद हम लोगों की बातचीत चलेगी भारत में सेकेंडरी पेटेंट का मुद्दा बहुत चर्चा में रहता है, तो ये सेकेंडरी पेटेंट का मुद्दा चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोगों की जो चलेगी बातें वो चलेगी ट्रेडिशनल नॉलेज और डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडियन कॉन्सेप्ट। तो हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे कि परंपरागत ज्ञान और डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, और लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे आईपीआर पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। यानी कि जिस बौद्धिक संपदा अधिकार चैप्टर को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये बौद्धिक संपदा अधिकार चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, या कोई वनडे एग्जामिनेशन ही क्यों ना दे रहे हो, हर जगहों पे आईपीआर छाया हुआ है। तो इस टॉपिक में हम लोग पहले आज बातचीत करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, और देखते हैं इसके क्या क्या साधन है। बाकी इसी साधन को हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, क्लास देखते हैं कहां तक चलता है, उन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि इसका 2 से 3 पार्ट करके लाऊंगा मैं, एक पार्ट में संभव नहीं है पूरी बातों को बता पाना। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। इसका अगर पेस्ट करना है आप तो इसको पेस्ट कर सकते हैं, इसको मैं करता हूं इरेज, और आगे की बातचीत पे करते हैं हम लोग चर्चा। तो देखते हैं हम लोग क्या है आईपीआर।
क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, उसके बारे में हम लोग चलते हैं बातचीत करने। तो शुरू करते हैं हम आईपीआर के बारे में, यानी कि हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, आईपीआर का परिचय देखने चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि हम लोग देखने चल रहे हैं परिचय। तो जरा गौर से बातों को समझिएगा। हमें लग रहा है अगर गौर से सुनेंगे तो लगभग सारी बातों को बिल्कुल मौलिक भाषा में समझाऊंगा। हो सकता है आपको लगेगा कि आप पहली बार आईपीआर कुछ ऐसे समझ पा रहे हैं। समझिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार में बौद्धिक मतलब बुद्धि, संपदा मतलब हमारे बुद्धि के द्वारा गेन किया हुआ चीज जो है उस पे हमारा अधिकार क्या है। यानी व्यक्ति की बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि विवेक के प्रयोग से कोई व्यक्ति जिस चीज को हासिल करता है उस पे वो अपना अधिकार जताता है। जो अधिकार जता रहा है उसी को कहा जाता है आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकार। यानी कि इसको एक भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि बौद्धिक संपदा वे संपदा होते हैं, बौद्धिक संपदा जो है इसमें वे संपदा आते हैं जो मानव के द्वारा उसके बुद्धि और विवेक के प्रयोग के माध्यम से लाए जाते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से जितनी सारी चीजों का वो आविष्कार करता है, खोज करता है, ढूंढता है, पाता है, नई नई तकनीकों को बताता है, उसकी बुद्धि के द्वारा लाई गई ये समस्त चीजें जो होती हैं वही कहलाती हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब लिखा, वो मेरे दिमाग की उपज है, तो अगर वो किताब किसी के किताब से मिलता जुलता नहीं है, मेरी दिमाग की उपज है, तो वो मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने इस कलम का आविष्कार कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने टेलीविजन बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने पोयम लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टोरी लिख दिया। जितनी सारी चीजों का हम इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वही चीज कहलाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब ये बौद्धिक संपदा कैसे होता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। इसका परिभाषा अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप। इसका परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। बौद्धिक संपदा वे संपदा है जो मानव के बुद्धि और विवेक के द्वारा, मानव के बुद्धि और विवेक के प्रयोग के द्वारा लाए जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बौद्धिक संपदा में वे संपदा आते हैं, में वे संपदा आते हैं जो मानव के बुद्धि विवेक के प्रयोग, जो मानव के बुद्धि विवेक के प्रयोग से सृजित होते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे आपने कोई बुक लिख दिया तो बुक लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी पेन का आविष्कार कर दिया, जैसे मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर का आविष्कार कर दिए, सॉफ्टवेयर का कर दिए तो सॉफ्टवेयर लिख लीजिएगा। ऐसे करके इत्यादि कर दीजिएगा। ये सब हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार है। लेकिन इसको समझना कैसे, जरा ये देखिए। ये तो कहानी रहा, इसको समझेंगे कैसे, कैसे मुझे अधिकार मिलेगा। तो देखिएगा, मान लीजिए हमने कोई चीज को खोज निकाला। जब उस चीज को मैं कोई चीज अगर निकाला हूं, मैं कोई चीज को बना दिया, कोई इन्वेंशन कर दिया, कोई किताब लिख दिया, कोई ग्रंथ लिख दिया, कोई कविता लिख दिया, कोई पोएम लिख दिया, किसी चीज को खोज दिया, किसी चीज का खोज निकाला, तो उसको हम लोग कहते हैं आईपी। आईपी का मतलब ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यानी वो हमारे बुद्धि का क्या है, संपत्ति है। वो मेरे बुद्धि का क्या है, संपत्ति है। मेरे ज्ञान का क्या है, संपत्ति है। अब मैं जब अपने इस ज्ञान के संपत्ति को ढूंढ निकाला, लिख दिया या जो कुछ भी किया, तो इसको हम लेके क्या करते हैं, लेके इसको हम चलते हैं मार्केट में। इसको थोड़ा हम नीचे कर लीजिए ताकि ऐसा स्ट्रक्चर में बना हूं आप समझ सकें। आईपी है, मैंने कोई चीज लिखा। अब इस आईपी को हम क्या करेंगे, इस आईपी को लेके चलेंगे हम कहाँ पे, मार्केट में लेके जाएंगे। भैया देखो मैंने एक क्या करेंगे, मार्केट में लेके चलेंगे कि भैया देखो मैंने एक किताब लिख दिया। तो जैसे हम मार्केट में लेके जाएंगे तो इसको कहा जाता है TRIP। क्या कहा जाता है, TRIP, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यानी व्यापार से संबंधित वो हमारा बौद्धिक संपत्ति है। ठीक, जैसे एक TRIP को हम लेके चले गए मार्केट में, तो मार्केट में जाने के बाद सरकार इस पे क्या करती है, जरा उसको देखिएगा।
सरकार क्या करेगी, इस TRIP को, जो हमारी दिमागी उपज थी, उसको संरक्षण देने का काम करेगी। उसको क्या करेगी, संरक्षण देने का काम करेगी कि भैया जो तुमने लिखा है या जो तुमने खोजा है उसको कोई नकल ना कर पाए, वो आपका ही हो। जिसको आपने, जैसे मान लीजिए मैंने किताब लिख दिया, तो मेरी किताब को कोई छाप के किताब ना लिखा, उसके लिए क्या करेगा सरकार, वो हमारे लिखे हुए किताब पे हमको अधिकार देगा। अगर उस तरह से कोई लिखेगा तो मैं जाके क्लेम कर दूंगा। तो जो मुझे अधिकार दे रहा है उसको कहा जाता है ME। उसको क्या कहा जाता है, ME। ME का मतलब होता है मार्केटिव एक्सक्लूसिविटी। मार्केटिव एक्सक्लूसिविटी। इस मार्केटिव एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में बाजार विशिष्टता। क्या होता है, बाजार विशिष्टता। यानी कि सरकार ने क्या किया, हमारे TRIP पे सरकार ने क्या किया, हमको एक अधिकार दे दिया। अब जैसे अधिकार दे देगा तो यही TRIP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट में, बौद्धिक संपदा अधिकार में। यानी कि मान लीजिए मैंने इसको बना दिया, तो ये हमारा क्या है, IP है। इसको मैं लेके मार्केट में गया ट्रेड करने के लिए, तो ये ट्रेड करने के लिए जैसे इसको लेके जाऊंगा TRIP कहलाएगा, यानी कि ये ट्रेड के मामले में आ गया। अब इस ट्रेड के मामले में आ गया तो जिस चीज से मैंने इसको बनाया है, जिस तरह बनाया है, जो मेरा इस पे GI टैग मिला है, जो भी मेरा इस पे जो पेटेंट होगा, उसको संरक्षित करने के लिए, मेरे ज्ञान को संरक्षित करने के लिए कि ये जो लिखा है, ये जो लिखा होगा या जो स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई चीटिंग ना करे, इसके लिए सरकार क्या करेगी, हमको एक अधिकार देगी। तो जब वो अधिकार देगी तो उसी अधिकार को कहते हैं ME, मार्केटिव एक्सक्लूसिविटी, बाजार विशिष्टता। और जैसे वो अधिकार हमें मिल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, IPR, यानी ये मेरी बुद्धि का हो गया अधिकार। अगर कोई इस तरह से चीटिंग करता है तो मैं उसके खिलाफ क्या करूंगा, क्लेम कर लूंगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार में कुछ ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना रहता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का अगर समझना है आपको, परिचय इंट्रोडक्शन समझना है, तो कुछ ऐसे ही आप समझिए। अब देखते हैं उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, ठीक। मान लीजिए भारत का व्यक्ति है, इसने क्या किया, एक किताब लिखा। क्या किया, एक किताब लिखा, ठीक। ये एक किताब को लिखता है, भारत का व्यक्ति जो है एक किताब को लिखता है, तो किताब को लिखेगा तो किताब उसका क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का IP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IP हो जाएगा। इसी किताब को लेके कहाँ चल रहा है, मार्केट में जाएगा। मार्केट में इस किताब को लेके गया, जब मार्केट में लेके जाएगा तो ये किताब क्या बन जाएगा, TRIP बन जाएगा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब ये मार्केट में लेके जाएगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार कहेगी कि इसकी किताब को मार्केट में लेके गया है, सरकार कहेगी कि जो इसकी किताब है, इसकी किताब को कोई नकल करके ना लिखे। इसके लिए सरकार क्या करेगी, उसको मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी देगी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बाजार विशिष्टता। बाजार विशिष्टता जैसे देती है, इसको एक भाषा में कोई चीज खरीदी, उस पे लिखा रहता है ME क्या है, ME देगी। जैसे ME दे देती है वैसे किताब क्या बन जाएगा, इस किताब पे हमारा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी इस तरह का कोई किताब अगर लिखता है तो मैं उसके खिलाफ तुरंत क्लेम कर दूंगा, मैं उसके खिलाफ क्या करूंगा, तुरंत क्लेम कर दूंगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा किताब लिख दिया तो वैश्विक स्तर पे ऐसे संबंधित मामलों की केस की सुनवाई कौन करता है, तो याद रखिएगा इस पे केस की सुनवाई जो करता है वो WTO करता है। तो ये वन लाइनर सवाल जो याद करते होंगे भाई लोग, एग्जाम देते होंगे, सवाल उनका धकाक दे बन गया कि IPR से संबंधित समस्या का समाधान या सुनवाई करने के लिए कौन सा संस्थान है, तो कहेगा IMF है, WTO ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा तो कहिएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वही IPR से संबंधित मुद्दे की क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। इतनी बात को आप IPR की परिभाषा के रूप में समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब हमने किताब को लिखा तो किताब पे हमें कॉपीराइट मिलेगा, कोई इन्वेंशन किया पेटेंट मिलेगा। पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या, अभी मैं बाद में बताऊं। अभी अब हम बता रहे हैं IPR क्या, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या, मैंने बस ये बताया।
बौद्धिक संपदा में वे संपदा आते हैं जो मानव की बुद्धि विवेक के प्रयोग से सृजित होते हैं, जैसे बुक हुआ, पेन हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। कोई भी चीज बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, दिमागी का उपज होगा। यानी कि मेरा आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, हमारी बुद्धि की संपत्ति है, उसको मैं मार्केट में ले जाऊंगा। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होगी, व्यापार से रिलेटेड हो जाएगी हमारी बुद्धि की संपत्ति। फिर सरकार क्या करेगी, हमारी बुद्धि की संपत्ति की कोई नकल ना करे, कोई कॉपी ना करे, उसके लिए सरकार हमको एक अधिकार देगी, उसको बोलेंगे एमई, मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी। उसको ये बाजार विशिष्टता, हमको अधिकार मिलेगा। जैसे अधिकार मिल जाएगा ऐसे हमारा बनाया हुआ चीज हमारा हो जाएगा, उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर करता है, मसला फंस जाता है, तो इस मसला की समस्या की सुनवाई करने वाली सबसे बड़ी संस्था जो बैठी है विश्व में, वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इतनी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम आगे चल रहे हैं आपको बताने हम आईपीआर के साधन कौन कौन से, आईपीआर के फैक्टर्स कौन कौन से। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए फैक्टर्स ऑफ आईपीआर, आईपीआर के साधन के बारे में। तो इसका आपको कॉपी करना है अगर, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। फिर हम लोग चलते हैं पढ़ने आईपीआर के साधन के बारे में। मैंने आईपीआर का यहाँ परिभाषा बस दे के आपको बताया है। अब मैं आईपीआर के प्रकार के बारे में आपको चल रहा हूँ आपसे बातचीत करने। तो देखते हैं हम लोग क्या है आईपीआर का प्रकार। एक बात तो मैंने परिचय बता दिया आपको, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ आईपीआर के साधन कौन कौन से हैं। ठीक, अब इसके इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग बातचीत करेंगे। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है इसके साधन कौन कौन से हैं। तो हम लोगों को ये जानना है WTO के मानक के, WTO के जो मानक है, WTO के मानक में आईपीआर के 7 साधन हुआ, 7 साधन है और 2 अतिरिक्त साधन भी होते हैं, और 2 अतिरिक्त साधन भी माने जाते हैं। लेकिन WTO नहीं इसको मानता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितने साधन को मानता? बस 7 तरह के साधन को मानता, उससे ज्यादा नहीं मानता। तो 7 तरह के साधन कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से आप लिखते चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये 7 साधन को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वहीं से एग्जाम में क्या आते हैं, सवाल आते हैं। 7 साधन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो साधन है इसका, वो हम लोग लिखेंगे पेटेंट। सबसे पहला जो साधन है उसको हम लोग लिखेंगे पेटेंट। लिखिएगा यहाँ पे आप लोग, पहला स्टार में लिखिएगा पेटेंट। पेटेंट का एक और रूप हम लोग पढ़ेंगे पढ़ते समय, वो होगा यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल। तो मैं पेटेंट पढ़ाते समय बताऊंगा पेटेंट क्या होता है और यूटिलिटी मॉडल क्या होता है। पेटेंट से ही रिलेटेड यूटिलिटी मॉडल होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे। ये 20 साल के लिए होता है, मैं पढ़ाते समय सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये हर देश का अपना अलग अलग होता है। कोई 5 साल रखेगा, कोई 6 साल रखेगा, कोई 4 साल के लिए क्या होता है मैं पढ़ाते समय भी बता रहा हूँ। दूसरा जो इसका होता है, दूसरा जो इसका साधन होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। दूसरा जो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क। तीसरा जो होता है साधन, वो होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल क्या होता है, डिजाइन। तो तीसरा हम लोग देख लेते हैं, यहां थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, इंडस्ट्रियल डिजाइन लिख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। फिर इसके बाद अगला जो होता है, अगला जो क्या नंबर हो गया, एक पेटेंट हम लोग पढ़ेंगे, यूटिलिटी मॉडल, फिर हम लोग ट्रेड मार्क पढ़ेंगे, सर्विस मार्क पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन पढ़ेंगे। पहले यही एक चीज और देख ले, ये जो 3 होते हैं, ऊपर का जो मैंने 3 लिखा है, ये तीनों हम लोग एक साथ करके पढ़ेंगे। और इन तीनों को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज बोला जाता है।
इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये तीनों को पढ़ेंगे। पेटेंट क्या है, यूटिलिटी मॉडल क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, सर्विस मार्क क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है, ये तीनों इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज औद्योगिक संपत्ति माने जाते हैं। फिर हम लोग चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉपीराइट। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉपीराइट पढ़ेंगे। कॉपीराइट के बारे में हम लोग जानेंगे कॉपीराइट क्या होता। फिर हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेड सीक्रेट। वो पढ़ेंगे हम लोग ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। फिर ट्रेड सीक्रेट पढ़ने के बाद हम लोगों को कितना हो गया, पेटेंट 1 2 3 4 5, 2 और बचे हैं। एक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग जिसको हम लोग बोलते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग एक जानेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में जानेंगे। तो अगला हम लोगों को जो पढ़ना होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ CI लिख लीजिएगा, CI है तो इंटीग्रेटेड CIRCUIT करके लिख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में थोड़ा इस लिखावट में राजा गजब होगा तो मैं कहिएगा तो स्पेलिंग बोल दूंगा। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IPR के साधन में जो अगली बात हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के नजरिए से जरूरी है वो कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो हम लोगों को मिलेगा कितना, हम लोगों का पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, इंडस्ट्रियल डिजाइन हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेड सीक्रेट हुआ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ। ये 7 हो गए। ये 7 हो गए जो WTO के मानक हैं। अब 2 अतिरिक्त मिलेगा हम लोगों को, तो अतिरिक्त वाला हम लोग इधर लिख लेते हैं। जो हम लोग अतिरिक्त में पढ़ेंगे उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। वो अतिरिक्त हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा ट्रेड ड्रेस। एक हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड ड्रेस के बारे में देखेंगे ट्रेड ड्रेस क्या है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेटेंट ब्रीडर्स राइट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पेटेंट ब्रीडर्स राइट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। IPR के जो साधन है उस IPR के साधन IPR चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ट्रेड ड्रेस क्या होता है, पेटेंट ब्रीडर्स राइट क्या होता है। इन बातों को जानना IPR से तो अति आवश्यक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों की मुद्दा पे बातचीत चलेगी वो पेटेंट के बारे में चलेगी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इतनी इंट्रोडक्शन के रूप में इस टॉपिक को आप ध्यान में रखिए। अगली क्लास के साथ हम आते हैं तब हम आपको बताते हैं पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल क्या होता, ट्रेडमार्क सर्विस मार्क क्या होता। ऐसे करके पढ़ाते चलेंगे तो ये वाला कवर हो जाएगा। यानी दूसरा जो अभी मैं पहले आकर के चैप्टर सिलेबस बताया है इसका, उसमें एक तो इंट्रो बता दिया, दूसरा ये बताया, लेकिन इसको कवर नहीं किया हूं। इसको पढ़ाऊंगा मैं, इसमें हर चीज सवाल बनेंगे। यही पढ़ने में तो मजा आएगा, इसी को तो समझना है। मैं तो यही यहाँ रस छिपा हुआ है, यहाँ समझिए सोम रस भरा हुआ है। उस सोम रस को जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, अगली क्लास में इस पे बातचीत करते हैं। क्लास लंबा भी हो जा रहा है, पसीना भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। पेटेंट से हम लोगों की क्लास चलेगी, जैसे कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग इसके बाद के साधन के बाद जो हमने हेडिंग डाला होगा उसको मैं क्रम से पढ़ाता आपको चलूंगा। ये मान के चलिए तो 3 से 4 क्लास लग जाएंगे IPR को पढ़ने में। ये बड़ा टॉपिक एक अपने आप में बड़ी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, परिचय बता दिया और IPR के साधन में बस बताया हूँ क्या क्या साधन है इसके। इसको पढ़ाया नहीं, तो इसको मैं अगली वीडियो में पढ़ाता हूँ अगली क्लास के साथ। और आप लोगों से मेरा अपील होगा, थोड़ा मेरे चैनल पे आप लोग काम करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक भी करवाते रहिए। वीडियो का जैसे व्यूज बढ़ेगा, लाइक बढ़ेंगे, शेयर सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरी भी मनोबल बढ़ेगी। पूरी हौसला के साथ मैं आऊंगा आप लोगों के बीच। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और हम आप लोगों के साथ और सहयोग का आभारी होंगे। तो इतना अभी तक के लिए इतना आप याद रखिए। आगे मिलते हैं
तो हम आपको पेटेंट टॉपिक से मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय।